Dear students, welcome to the fourth video of Russian Revolution. Today we will start from the topic the First World War and the Russian Empire. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में और ये वॉर स्टार्ट हुआ दो ग्रुप्स के बीच में। दो यूरोपियन ग्रुप्स थे। पहला था सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, और दूसरा ग्रुप था फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया इनका। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए। अब जितने भी कंट्री थे इन सब के अपने एम्पायर्स थे, इन्होंने अपने एम्पायर बना के रखे थे। और ये वॉर जो लड़ा गया ये यूरोप में और यूरोप के बाहर हर जगह लड़ा गया। As this war was fought at many places in the world, that is why it was called World War. रशिया में देखा जाए तो पहले लोगों ने वॉर को पसंद भी किया। वॉर जो है पॉपुलर रहा। लोगों को ज़ार निकोलस से उम्मीदें थीं। लोगों को लग रहा था कि इस वॉर के बाद हमारी कंडीशंस अच्छी होंगी, हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये वॉर इतना लंबा खींचेगा। जब वॉर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होने लगा तो लोग परेशान हो गए। ज़ार किसी तरह के कंसल्टेशन के लिए, सलाह मशवरा के लिए तैयार नहीं था ड्यूमा में, तो उसका सपोर्ट कम होने लगा। रशिया के लोगों में एंटी जर्मन फीलिंग्स बढ़ने लगी जर्मनी के ख़िलाफ़, और इसी का नतीजा था कि रशिया का जो एक सिटी था सेंट पीटर्सबर्ग, तो ये नाम जर्मन ओरिजिन का था, इसलिए उसको बदल के रशियन नेम दिया गया, पेट्रोग्राद। ज़ारिना जो थी, ज़ारिना अलेक्जेंड्रिया, इसका भी ओरिजिन जर्मनी से था, इसलिए इसे भी लोग नापसंद करते थे। और इस तरह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर होने लगी। ज़ार एंड ज़ारिना बोथ बिकेम अनपॉपुलर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा रहा था तो ईस्टर्न फ्रंट में और वेस्टर्न फ्रंट में थोड़ा डिफरेंस था। मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट का मतलब वेस्ट में और ईस्ट में अगर हम कंपेयर करें तो वेस्ट में जो युद्ध हो रहा था इसमें आर्मी ट्रेंच खोद के, ट्रेंच मतलब ज़मीन में खाई खोद के उसमें छिप के अटैक करती थी। तो ट्रेंच्ड वॉर्स चल रहे थे वेस्ट में। और इन द ईस्टर्न फ्रंट में क्या हो रहा था, आर्मीज़ को घूमने के लिए मैदान अवेलेबल था, तो आर्मीज़ को मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, खुले में लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और इसके कारण काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत लोग मारे गए, बड़ी बड़ी डिफीट्स हो रही थी। रशियन आर्मी बुरी तरह से हारी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। ये बातें हैं 1914 से 1916 के बीच की। 1914 से देखो वॉर स्टार्ट हुआ था जो चलता जा रहा था 1916 तक, अभी और चलेगा। करीब 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ हो चुकी थी 1970 तक। और जब ये लोग वापस आते थे तो रशियन आर्मी वाले क्या करते थे कि सारी क्रॉप्स को नष्ट कर देते थे, जितनी बिल्डिंग्स मिलती थी उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि दुश्मन उसमें छिप न सके। तो बहुत सारी क्रॉप्स को डैमेज कर दिया गया, बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, और करीब 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी बन गए, मतलब शरणार्थी बन गए। उनको न रहने को जगह बची, ना उनके खेत बचे। और ये सारी सिचुएशन जो हुई, ये पढ़ने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचें कि सारे मकान गिरा दिए गए, सारी फसलें ख़त्म जला कर दी गई, तो इट इज़ वेरी हॉरिबल। और इन सारी सिचुएशन ने रशिया में गवर्नमेंट को बदनाम किया और ज़ार की इमेज ख़राब हुई। सोल्जर्स इस तरह का युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे जिसमें कि युद्ध में हार निश्चित हो। तो ये तो असर हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्री पर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर हुआ था। देखें इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा था। रशिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो ऑलरेडी कम थी, क्योंकि रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया था। और जर्मनी से इनकी लड़ाई थी, तो जर्मनी
का जिस इलाके पर अपना कंट्रोल था वहाँ से आने वाली सप्लाईज़ को जर्मनी ने रोक दिया बाल्टिक सी के रास्ते से। तो रशिया के लिए और प्रॉब्लम्स होने लगी, कोई भी इंपोर्ट आना बंद हो गया, इंडस्ट्रियल मशीनें पूरी ख़राब होने लगी क्योंकि इनको काम करने के लिए कोई रॉ मटेरियल ही नहीं था। 1916 आते आते रशिया की रेलवे लाइंस भी टूटने लगी क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा था, रेलवेज चल नहीं रही थी। ऐसे समय में जो हेल्दी लोग थे उनको ज़बरदस्ती बुला के युद्ध के लिए आर्मी में शामिल किया जाने लगा। इसके कारण लेबर की शॉर्टेज होने लगी वर्कशॉप्स में। देखो, याद करो कि रशिया में स्मॉल वर्कशॉप्स की संख्या ज़्यादा थी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत गिनी चुनी थी, और ये जो छोटी वर्कशॉप्स थी इनमें बहुत से लोग काम करते थे, ए लॉट ऑफ वर्कर्स। तो इनमें सारे हेल्दी वर्कर्स को पकड़ के जब सेना में भर्ती कर दिया गया तो यहाँ पर वर्कर्स की कमी हो गई, और इन वर्कशॉप में जो एसेंशियल्स बनते थे, रोज़ की ज़रूरी सामान की चीज़ें बनती थी, वो बनना बंद हो गया। तो रशिया में इनकी कमी हो गई। ऊपर से बहुत सारे अनाज की ज़रूरत पड़ती थी आर्मी के लिए, तो बहुत सारा अनाज जो था वो आर्मी के लिए भेज दिया जाता था, तो सिटीज़ में अनाज की भी कमी हो गई, ब्रेड एंड फ्लोर इसकी कमी हो गई। और 1916 के विंटर में अक्सर ऐसी घटनाएं होने लगी कि ब्रेड की शॉप्स पर रायट्स होने लगे, दंगे होने लगे, बिकॉज पीपल वर हंग्री, दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग। अब हम आते हैं द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राद। 1917 में विंटर के समय में देखा जाए तो पेट्रोग्राद की जो कंडीशंस थी वो बहुत धूमिल पड़ चुकी थी, लोगों में उत्साह नहीं था। शहर का जो लेआउट नक्शा था उसको देख के डिवीज़न समझ में आता था। नेवा रिवर जो यहाँ से होके बहती थी, तो इसके राइट बैंक पर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश थी और क्वार्टर्स थे राइट बैंक पर, और नेवा रिवर के लेफ़्ट बैंक पर फैशनेबल एरियाज़ थी, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी जहाँ की ड्यूमा की मीटिंग होती थी। ये सारी जगहें लेफ़्ट बैंक पर थी। फरवरी 1917 में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई, वर्कर्स को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था, विंटर बहुत ज़्यादा था, तो एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट था, हैवी स्नोफॉल चल रहा था। ऐसे समय में पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को मेंटेन करके रखना चाहते थे, पार्लियामेंटेरियंस मतलब पार्लियामेंट में विश्वास रखने वाले लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को बना के रखना चाहते थे, और ये ज़ार के खिलाफ थे। ज़ार ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता था और ये जो पार्लियामेंटेरियंस थे ये ज़ार के खिलाफ थे। 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ एक। फैक्ट्रीज तुम्हें याद है राइट बैंक पर थी, तो राइट बैंक में लॉकआउट हुआ, फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी गई। अगले दिन वर्कर्स जो है करीब 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी इसके जब फेवर में, और कई जगहों पर तो वोमेन ने भी स्ट्राइक्स को लीड किया। इसी कारण 23 फरवरी को हम वोमेंस डे के रूप में, इंटरनेशनल वोमेंस डे के रूप में मनाते हैं। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे, इन्होंने फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार करके ये कैपिटल के सेंटर में आए। वहाँ पर इनका मार्गदर्शन या इनकी लीडिंग जो है कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं कर रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको लीड नहीं कर रही थी, ये वर्कर्स का खुद का एक्शन था। फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को जब वर्कर्स ने घेर लिया तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग उसको नुकसान न पहुंचाएं, तो गवर्नमेंट ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स शाम तक वहाँ से हट गए, लेकिन 24 और 25 को फिर से ये वापस आए। गवर्नमेंट ने सेना बुला ली इस अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि उन पर निगाह भी रखी जा सके। 25 फरवरी संडे को
गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस, देखो अभी हमने ऊपर देखा था कि ये लोग जो पार्लियामेंटेरियंस थे ये ड्यूमा को सस्पेंड होने देना नहीं चाहते थे। तो जब गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया तो पॉलिटिशियंस ने इस एक्शन के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे ये तेज़ी से लेफ़्ट बैंक पर आए। 26 फरवरी की बात है और 27 को इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट, मतलब छानबीन, उलट पुलट करते हुए पूरा इसको अपने अंडर में लिया और खोजबीन की। द स्ट्रीट्स वर फिल विथ पीपल, पूरी सड़कों पर लोग भर गए जिनके हाथों में स्लोगन्स थे, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स, डेमोक्रेसी। ये सब के स्लोगन्स इनकी डिमांड को दिखा रहे थे। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फिर आर्मी बुलाई, लेकिन इस बार आर्मी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर फायरिंग करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। एक ऑफिसर शॉट होने के बाद एट द बैरक्स ऑफ ए रेजिमेंट और 3 अदर रेजिमेंट्स, तो टोटल 4 रेजिमेंट्स ऑफ आर्मी इन्होंने म्यूटिनी कर दी, विद्रोह कर दिया सेना में, और ये स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ मिल गए, जिसमें एक ऑफिसर की डेथ भी हुई और चारों रेजिमेंट आर्मी में म्यूटिनी करके, विद्रोह करके डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ मिल गए। तो हम देखते हैं कि आर्मी भी अब डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ होती जा रही थी। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स दोनों ने मिलके इन्होंने एक जगह इकट्ठे होकर सोवियत यानी कि काउंसिल बनाने का डिसाइड किया, और ये काम उसी बिल्डिंग में करना था इन्हें जिसमें ड्यूमा की मीटिंग होती थी। तो सोल्जर्स और वर्कर्स इन्होंने मिल के ये लोग बैठे, जैसे कि हम फ्रांस में हमने देखा था टेनिस हॉल में ये लोग इकट्ठे हुए थे कि अब यहाँ से हम नेशनल असेंबली है और हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही डिस्पर्स होंगे। इन द सेम वे द सोल्जर्स एंड वर्कर्स gathered there in the same meeting where in the same hall where ड्यूमा met, और वहाँ इन्होंने सोवियत बनाना स्टार्ट किया, यानी कि काउंसिल बनाना, और इस सोवियत को नाम दिया गया पेट्रोग्राद सोवियत। सोवियत का मतलब एक ग्रुप, काउंसिल, संघ। अगले ही दिन एक डेलीगेशन गया ज़ार से मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर्स ने ज़ार को एडवाइस दी कि वो अपने पद को त्याग दे, एब्डिकेट कर दे। ज़ार समझ चुका था सिचुएशन की सीरियसनेस को, तो इसने उनकी एडवाइस को माना और 2 मार्च को इसने अपने पद से त्याग दिया। सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स इन्होंने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई रशिया में। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब कार्यकारी सरकार, जो कि टेम्परेरीली काम करेगी फ़िलहाल। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। रशिया का फ्यूचर जो था अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाने वाला था, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर। यह डिसाइड किया गया, मतलब एवरीबडी विल हैव द वोटिंग राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा कुछ नहीं जैसा फ्रांस में था, एक्टिव पैसिव सिटीजन या कुछ, नथिंग। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ही है कि जो भी एडल्ट है उसे वोट देने का राइट होगा। पेट्रोग्राद हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के द्वारा मोनार्की को समाप्त किया गया इन फरवरी 1917। तो हम देखते हैं कि ज़ार की जो मोनार्की थी इसे एंड किया गया और पेट्रोग्राद सोवियत बनी रशिया में with by the soldiers and workers together. We will continue the story in 5th video. Thank you.